नाउ नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन सी। सेक्शन सी में जो क्वेश्चन नंबर 26 है दैट इज फाइंड, आपको इंटीग्रेट करना है dx अपॉन रूट 3 माइनस 2x माइनस एक्स, राइट। तो सबसे पहले तो आप इस चीज को समझो कि आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि ये प्रॉपर, इसको पहले इंटीग्रल फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना होगा, जिससे कि आप इसमें या तो कोई आइडेंटिटी या फॉर्मूला अप्लाई कर सको या डायरेक्टली इसको इंटीग्रेट कर सको। ये डायरेक्टली नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना। अब एक बात बताओ, कंप्लीटिंग द स्क्वायर हमने पढ़ा था, जिसमें सबसे पहली कंडीशन क्या होती है कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो +1 होना चाहिए। यहाँ पर क्या है, माइनस। तो क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ, मैं यहाँ से अगर माइनस कॉमन लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस का क्या हो जाएगा +2x, और प्लस का क्या हो जाएगा -3, इसमें कोई डाउट? ठीक है। देन dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ माइनस। नेक्स्ट स्टेप क्या होता था कि जो एक्स का कोफिशिएंट होता था हम उसका हाफ करते, 2 का अगर मैं हाफ करूंगा तो क्या आएगा 1। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर +2x। ठीक है। अब 2 का हाफ 1 आ रहा है ना, तो +1 स्क्वायर कर देंगे और -1 स्क्वायर कर देंगे, ये क्लियर। और ये -3 एज इट इज आ जाएगा, ये कहानी क्लियर। ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ माइनस, ये भी स्क्वायर रूट है आपका पूरा। अब देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो मैं लिखूं इसको x +1 होल स्क्वायर, और ये हो गया -3 और -1, क्या लिखो -4। इसमें कोई दिक्कत? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ dx अपॉन, अगर मैं इस माइनस को अब अंदर लेके जाऊंगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया 4, और ये हो जाएगा -x+1 होल स्क्वायर। अब देखो ये किसी ना किसी आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो रहा है, 4 हो गया आपका 2 स्क्वायर, और ये हो गया x+1 स्क्वायर। तो ये आपका बन क्या गया, ये आपका बन गया इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स, दैट इज साइन इनवर्स x/a प्लस c। ये किसके इक्वल हो जाएगा, साइन इनवर्स x की जगह क्या हो जाएगा x+1 इन प्लेस ऑफ a 2 प्लस c, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। समझ में आया कंसेप्ट क्या है? ठीक है। तो देखो ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर आपने अप्लाई किया, ये कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो गया आपका। फिर आपने इसमें आइडेंटिटी अप्लाई की, फॉर्मूला अप्लाई किया, और ये आ गया साइन इनवर्स x+1/2 प्लस c। क्लियर है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, थ्री फ्रेंड्स गो फॉर कॉफी। हाँ, ठंड का टाइम और कॉफी की याद आ गई, मजा ही आ गया। ठीक है। दे डिसाइड हु विल पे द बिल। कहाँ है ऐसे दोस्त में, बिल पे करने के लिए लड़ाई हो रही है यहाँ पर, माय गॉड। बाय ईच टॉसिंग अ कॉइन एंड देन लेटिंग द ऑड पर्सन पे। भैया तीनों टॉस करेंगे, जैसे खेलते हो ना आप, वो अब क्या बोलूं मैं, ऐसे ऐसे हाथ करने वाला जो होता है, जिसका ऑड आएगा वो हो गया, जीत गया वो। इसमें उल्टा है, जिसका ऑड आएगा वो पे करेगा। जैसे कि मान लो पहला फ्रेंड है ए, दूसरा फ्रेंड है बी, तीसरा फ्रेंड है सी। ए ने टॉस किया, हेड आ गया, बी ने टॉस किया, हेड आ गया, सी ने टॉस किया, हेड आ गया। नहीं बनी बात, दोबारा करो। ए ने टॉस किया, टेल आ गया, बी ने टॉस किया, टेल आ गया, सी ने टॉस किया, टेल। नहीं कर सकते थे। अब ए ने टॉस किया हेड, बी ने टॉस किया हेड, सी ने टॉस किया टेल, ये पे करेगा। कहानी क्लियर? और पे आउट का मतलब क्या है? ठीक है। फिर आपको ये कहा गया है देर इज नो ऑड पर्सन इफ ऑल द थ्री टॉसेस प्रोड्यूसेस द सेम रिजल्ट। जैसे कि अगर तीनों के हेड आ गए, तीनों के टेल हो गए, तो कोई पे नहीं रहा। If there is no odd person in the first round, they make a second round of the tosses and they continue to do so until there is an odd। तब तक करते रहेंगे जब तक ऐसा ना हो जाए। भाई दुकान वाला तो जाने नहीं देगा, तुम्हारा ऑड इवन के चक्कर में थोड़ी ना हो गएगा। कहा भैया मुझे नहीं पता, मुझे तो मेरा बिल चाहिए। What is the probability that exactly 3 rounds of tosses are made? इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि 3 राउंड, यानी कि थर्ड राउंड में ऑड आया। फर्स्ट में भी नहीं आया, सेकंड में भी नहीं आया, लेकिन थर्ड में ऑड पे आउट हो गया। ठीक है। अब देखो, पहले तो क्या आपको ये चीज समझ में आ रही है कि और सिनेरियो देखो, यानी कि हो सकता फर्स्ट राउंड में मान लो तीनों में हेड आ गया होगा, ये हो सकता है। सेकंड में मान लेते तीनों में टेल आ गया होगा,
दोनों राउंड खत्म, इसमें तो हो नहीं सकता। और हम ये मान रहे हैं कि थर्ड राउंड में क्या हो गया, ऑड सिनारियो बन गया। थर्ड राउंड में क्या बन गया होगा, ऑड सिनारियो। ठीक है, तो एग्जैक्टली 3 टॉसिस हुआ ये मानते हैं। ठीक है, तो देखो आपको पता ना हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1/2, और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या होती है, 1/2। ये क्लियर है सबको। अब कोई भी ऑड वाला केस नहीं आया है, तो या तो तीनों ही हेड आए होंगे, या तीनों की तीनों क्या आए होंगे, टेल आए होंगे। पहले बताओ ये क्लियर। अगर ऑड पे आउट नहीं हुआ है तो या तो तीनों ही कॉइन्स में क्या आ गया होगा, हेड, या ऑप्शन है ना तो प्लस आएगा, या तीनों ही कॉइन में क्या आ गया होगा, टेल। पहले बताओ ये चीज क्लियर होगी। ठीक है, अब देखो, तो आपने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग हेड 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 और प्लस टेल 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। ये क्लियर हो गया। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 क्या हो जाएगा, 1/8, प्लस 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 क्या हो जाएगा, 1/8, एंड इट इज इक्वल टू 2/8, दैट इज 1/4। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है आंसर सारी चीजें। ठीक है, अब ये तो आप काफी टाइम से 9-10 से पढ़ते हुए आ रहे हो कि जो इवेंट है उसका अपोजिट वाला केस को अगर उसमें प्लस कर दे तो 1 के इक्वल होना चाहिए। अब आपने ये कहा कि भैया ऑड सिनारियो ना होने की प्रोबेबिलिटी आपकी 1/4 आ रही है, तो ऑड सिनारियो की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 से इसको माइनस कर दो। ये समझ में आ गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ऑड सिनेरियो दैट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग नो ऑड, तो ये कितना हो गया, 3/4। पहले बताओ ये सारी चीजें क्लियर, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। चलूं मैं आगे। ठीक है, चलो जी। अब आपको ये कहा गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 3 राउंड्स फॉर बेड, यही कहा गया ना इसकी क्या प्रोबेबिलिटी हो। तो इसका मतलब आप यही कहोगे ना कि फर्स्ट राउंड में भी क्या हुआ है, फर्स्ट राउंड में भी क्या हुआ, इक्वल टू प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट इन फर्स्ट राउंड नो ऑड पर्सन। फर्स्ट राउंड में कोई भी ऑड पर्सन नहीं निकला, सेकंड राउंड में भी कोई भी ऑड पर्सन नहीं निकला, बट थर्ड राउंड में क्या आ गया, ऑड पर्सन। अब ऑड पर्सन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/4, और ऑड पर्सन ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4। ये क्लियर हो गया। तो फर्स्ट राउंड में अगर कोई भी ऑड पर्सन नहीं हुआ है, नहीं आया है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/4। सेकंड में भी नहीं आया, इंटू 1/4। ये तीनों किसी में ऑप्शन नहीं है, ऐसा ही है। ये और ये और ये, फर्स्ट में नोड, और सेकंड में नोड, और थर्ड में ऑड, इस तरह से समझो। तो फर्स्ट में अगर कोई ऑड पर्सन नहीं है तो 1/4, एंड सेकंड में भी कोई ऑड पर्सन नहीं है 1/4, एंड थर्ड में ऑड पर्सन आ गया तो 3/4। यही आएगी प्रोबेबिलिटी। तो फाइनल आंसर क्या होगा, 3/64। तो डाउट है तो इसमें पूछ सकते। क्लियर हो गया क्वेश्चन। चलू मैं आगे। ठीक है, चलो जी। फिर आता है और वाला केस, ये भी प्रोबेबिलिटी का ही क्वेश्चन है आपका। फाइंड द मीन। जैसे आपने मीन देखा और नंबर ऑफ देखा, कुछ याद आया, नंबर ऑफ से तो क्या याद आ रहा है, रैंडम वेरिएबल, और मीन से क्या याद आ रहा है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ही बनाओगे ना, कैसे बनता था कुछ याद है, फर्स्ट कॉलम में एक्स आई, सेकेंड कॉलम में पी आई, थर्ड कॉलम में पी आई एक्स आई, कुछ ऐसे होता था। क्या कहा मैंने कि भैया फर्स्ट कॉलम में क्या आएगा, एक्स आई, फिर पी आई, फिर एक्स आई पी आई, और जो एक्स आई पी आई का सम आएगा दैट इज मीन, क्योंकि मीन इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ एक्स आई पी आई। कुछ याद आ रहा है। चलो जी। फाइंड द मीन नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स इन अ सैंपल ऑफ 2 आइटम्स ड्रॉन 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट नहीं है, फ्रॉम एन ओन कंटेनिंग 6 आइटम। भाई देखो, एक बैग है, दिस इज द बैग, इसमें टोटल कितनी आइटम है, 6 आइटम्स है, और आउट ऑफ दो 6 आइटम्स विच इंक्लूड 2 डिफेक्टिव आइटम, 2 डिफेक्टिव आइटम है तो 4 क्या होगी, नॉन डिफेक्टिव। आपने एक एक करके यहां से कितनी आइटम निकाली है, 2। कितनी निकाली है, 2। 2 आइटम्स आर
एज्यूम दैट द आइटम्स आर आइडेंटिकल इन शेप एंड साइज। तो दो आइटम निकाले विदाउट रिप्लेस। तो फिर रैंडम वेरिएबल की यहाँ पॉसिबल वैल्यूज क्या होगी? रैंडम वेरिएबल है नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम। हो सकता है कि जो आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में दो आइटम निकाली हो वो दोनों ही क्या हो? नॉन डिफेक्टिव। हो सकता है दोनों में से एक नॉन डिफेक्टिव हो सकता है दोनों की दोनों ही डिफेक्टिव हो। पॉसिबल वैल्यूज तो यही आएगी ना, 0, 1 और 2। यस और नो? तो देखो यहाँ पे डिफेक्टिव आइटम की निकलने की प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट आइटम अगर, वो तो बाद में आता हूँ मैं, डिफेक्टिव आइटम की निकलने की प्रोबेबिलिटी मानते हो 2/6 होगी, और नॉन डिफेक्टिव के निकलने की 4/6। पहले बताओ, इतनी सारी बेसिक चीजें क्लियर हो गई। मीन का फॉर्मूला, ये कैसे, क्या रैंडम वेरिएबल की पॉसिबिलिटीज है। तो देखो फिर क्वेश्चन। तो ये जो मैंने बात, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या कहोगे? लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल। लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल, पहले तो आपने ये कहा। देन एक्स यहाँ पर है क्या? नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स। और ये आपका एक बैग है और जिसमें 2 डिफेक्टिव है, 4 नॉन डिफेक्टिव आइटम। फिर मैंने कहा कि भैया डिफेक्टिव आइटम आएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी है 2/6, नॉन डिफेक्टिव आएगी 4/6। पॉसिबल वैल्यू हो सकता है कि पहले केस में जिसमें आप दो आइटम निकाल रहे हो, दोनों ही दोनों क्या हो, यानी कि एक भी डिफेक्टिव ना हो। सेकंड अटेम्प्ट में हो सकता है एक डिफेक्टिव आ जाए, और थर्ड अटेम्प्ट में हो सकता है कि दोनों ही डिफेक्टिव। पॉसिबल वैल्यू यही है ना, कि दोनों में से एक भी डिफेक्टिव ना हो, दोनों में से एक डिफेक्टिव है, दोनों की दोनों क्या हो जाए डिफेक्टिव। पॉसिबल केसेस यही आ रही है। अटेम्प्ट नहीं कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि जो आप आइटम निकाल रहे हो, कितनी निकाल रहे हो, तो पॉसिबिलिटी क्या क्या है, तो दोनों ही आइटम क्या हो, नॉन डिफेक्टिव। दोनों में से एक क्या हो, डिफेक्टिव, या दोनों ही क्या आ जाए, डिफेक्टिव। ये क्लियर आ गया? ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखो, हमें बनाना है इसमें रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो सबसे पहले तो आप ये समझो, देखो, तो फर्स्ट आप प्रोबेबिलिटी किस चीज की निकालोगे? व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0। फर्स्टली आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे कि व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0। इसका मतलब आप क्या कह रहे हो कि फर्स्ट आइटम भी क्या है, नॉन डिफेक्टिव, और सेकंड आइटम भी क्या है, नॉन डिफेक्टिव। अब ध्यान से देखना, टोटल कितनी नॉन डिफेक्टिव है, 4, और डिफेक्टिव कितनी है, 2। फर्स्ट आइटम नॉन डिफेक्टिव और इसकी प्रोबेबिलिटी 4/6 होगी। पर जो आइटम आपने निकाली, क्या आपने उसको रिप्लेस किया है? नहीं। अब नॉन डिफेक्टिव कितनी रह गई, 3। तो सेकंड आइटम नॉन डिफेक्टिव और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3/5। टोटल 5 रह गई, 3/5। ये क्लियर हो गया? क्यों? क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 4 3 जा 12 और अपॉन 30, ये हो जाएगा 2/5। ये क्लियर हो गया? तो क्या ये चीज समझ में आ रही है कि जब x की वैल्यू 0 होगी तो इसकी प्रोबेबिलिटी 2/5 होगी? ये समझ में आ गया? ठीक है, आगे चलते हैं। अब जब x की वैल्यू क्या होगी, 1। जब x की वैल्यू क्या होगी, 1, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अब ये समझते हैं। इसमें भैया वेरिएबल केसेस क्या क्या होंगे? हो सकता है कि पहली आइटम डिफेक्टिव हो, दूसरी नॉन डिफेक्टिव हो सकती है। और ये भी तो हो सकता है कि पहली आइटम नॉन डिफेक्टिव आ जाए और दूसरी क्या आ जाए, डिफेक्टिव। अब ये फिर से आ जाओ, 2 डिफेक्टिव 4 नॉन डिफेक्टिव। तो पहली आइटम डिफेक्टिव है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2/6। ये क्लियर? अब अगर आपने इस आइटम को जिसको ड्रॉ किया, डिफेक्टिव कितनी रह जाएंगी, 1। नॉन डिफेक्टिव कितनी है, 4। तो सेकंड आइटम अगर नॉन डिफेक्टिव हो तो 4 बाय टोटल 5 होगा। क्लियर है सबको? और प्लस, अब पहली आइटम क्या, नॉन डिफेक्टिव, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या, 4/6। जैसे ही आपने नॉन डिफेक्टिव निकाला, अब कितनी नॉन डिफेक्टिव रह गई, 3। तो सेकंड आइटम डिफेक्टिव हो, वो क्या होगी, 2/5। बोलो भाई कोई डाउट है तो बताओ। समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है, तो अब देखो, ये हो गया आपका 8/30। कितना हो गया, 8/30। और ये भी हो गया प्लस 8/30। इसको सॉल्व करोगे, ये हो जाएगा आपका 16/30। तो दैट इज 2 8 जा 16 और 15, तो आएगा 8/15। तो जब रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 1 है, तो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 1 है, इसकी होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 8/15। ये भी क्लियर? ठीक है। अब हम बात करते हैं, रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 2 है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो देखो जी, इसका मतलब तो यही है ना कि आप क्या रखिए भैया, दोनों की दोनों जो आइटम है हमारी, वो क्या है, डिफेक्टिव। तो पहली आइटम डिफेक्टिव, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या, 2/6।
लेकिन जैसे ही एक डिफेक्टिव आइटम चली गई, अब कितनी रह गई, एक। सेकंड आइटम डिफेक्टिव है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/5, टोटल तो 5 ही रह गई। तो ये कितना हो गया, 2/30, दैट इज 1/50। तो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 2 हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/50। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक्स आई पी आई फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एक्स आई पी आई। तो 0 इंटू दिस करोगे तो क्या आ जाएगा, 0। 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 8/15। 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 2/15। ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो आपको मीन निकालना है, तो मीन क्या हो जाएगा आपका, मीन विल बी इक्वल टू 0 प्लस 8/15 plus 2/15. It will be equal to 10/15. That is 5 2 are 10, 5 3 are 15, and this is the final answer of this question. Is it clear? This is the final answer of this question. तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो मीन जो आएगा आपका वो कितना आएगा, 2/3। कितना आएगा, 2/3। क्लियर हो गया क्वेश्चन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28। आपको कहा जा रहा है इवेल्युएट करना π/6 to π/3 dx अपॉन रूट 1 प्लस 10x 1 प्लस रूट 10x। मीन्स आपका जो क्वेश्चन है वो ये है, दिस इज द क्वेश्चन, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो, जो चीज समझ में आ रही है आपको, यही समझ में आ रही है कि हम 10x को क्या ले सकते हैं, sin x बाय cos x, ठीक है। तो I इज इक्वल टू आपने लिखा π/6 to π/3 dx अपॉन 1 प्लस रूट sin x बाय रूट cos x। मैं ऐसा कुछ लिख सकता हूँ, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, π/6 to π/3। ये हो जाएगा आपका dx अपॉन रूट cos x इंटू 1। ये क्या हो जाएगा, रूट cos x प्लस क्या हो जाएगा, रूट sin x, और अपॉन में क्या आ जाएगा, रूट cos x हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत, क्लियर है आंसर, ठीक है। देन I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, π/6 to π/3। इसको रेसिप्रोकेट करोगे तो ये हो जाएगा रूट cos x अपॉन रूट cos x प्लस रूट sin x dx। लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 1। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, a to b f of x dx is equal to a to b f of a plus b minus x dx। हम इस प्रॉपर्टी का यहाँ यूज करेंगे। ये हो गया a है a, ये क्या हो गया b। अगर मैं इस प्रॉपर्टी का यूज करता हूँ यूजिंग, तो कैन आई से दैट जो आपका i होगा, जो आपका i होगा वो क्या हो जाएगा, π/6 to π/3। अब देखो न्यूमरेटर में देखो 8 प्लस b, तो a आपका क्या है, π/6, b आपका क्या है, π/3, और माइनस x, यही होगा न्यूमरेटर। ये क्लियर हो गया, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, ऐसे ही आपका अपॉन, ये क्या हो जाएगा आपका, रूट ऑफ कॉस π/6 प्लस π/3 माइनस x होगा, प्लस साइन π/6 प्लस π/3 माइनस x dx। कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये क्लियर है, ठीक है। आगे देखो, अब देखो π/6 का मतलब क्या होता है, 30, और π/3 का मतलब क्या होता है, 60। तो बेसिकली ये 90 नहीं है। तो ये हो गया I इज इक्वल टू π/6 to π/3 रूट ऑफ कॉस 90 माइनस एक्स, यस और नो, अपॉन ये भी क्या हो जाएगा, रूट ऑफ कॉस 90 माइनस एक्स। यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। प्लस में क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस एक्स, और ये क्या हो गया आपका dx। ये क्लियर हो गया। अब मुझे ये बताओ cos 90 माइनस थीटा क्या होता है। I इज इक्वल टू π/6 to π/3। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, फिर cos 90 माइनस थीटा
साइन थीटा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा dx, ये हो गया इक्वेशन 2। ये क्या हो गया इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 थी आपकी, दिस इज योर इक्वेशन, ठीक है। ये आपकी क्या है इक्वेशन 1। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं, एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2, तो i प्लस आई कितना हो जाएगा 2i होगा। लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू पाई बाय 6 पाई बाय 3, न्यूमरेटर बट डिनोमिनेटर तो सेम ही है ना आपका, तो एलसीएम तो यही आ जाएगा रूट साइन एक्स, यही आएगा ना एलसीएम, ये दोनों का सेम है वो है। न्यूमरेटर में भी क्या हो जाएगा रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ए प्लस बी प्लस ए में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये कैंसिल। तो बेसिकली 2i इक्वल टू हो गया पाई बाय 6 2 पाई बाय 3 1 इंटू dx हो गया, ठीक है। अब dx का इंटीग्रेशन क्या होगा आपका x, तो मैं लिखूं di इज इक्वल टू x, और लिमिट क्या हो जाएगी पाई बाय 6 टू पाई बाय 3। कैसे सॉल्व करोगे, अपर लिमिट पाई बाय 3 माइनस लोअर लिमिट, ये क्लियर, ठीक है। तो 2i इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका जब एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 6, 3 2 जा 6, तो मैं बोलूं 2i इज इक्वल टू क्या हो गया पाई बाय 6, ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ i विल बी इक्वल टू पाई बाय 12 एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपको i की वैल्यू क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन है आपका, आपको इवेल्युएट करना है 0 to 4 मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 dx। अगर मैं अपर पार्ट से इसको कंपैरिजन करूं तो ये आपका रिलेटिवली इजियर पार्ट है, ये आपका क्या है इजियर पार्ट है, राइट। देखो ये क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो मॉडुलस x माइनस 1 है, यही है। इसकी वैल्यूज क्या क्या होंगी, इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी कब, जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यही का हो गया। बिकॉज अगर इसकी मैं एब्सोल्यूट वैल्यू निकालता हूँ x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या होगी 1 ही आएगी ना। और ये इट इज इक्वल टू माइनस x माइनस 1 व्हेन x इज लेस देन 1, यस और नो, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप यहाँ पे प्रॉपर्टी का यूज करो, एंड दैट प्रॉपर्टी इज यूजिंग, पहले तो आप लिखो i इज इक्वल टू 0 to 4 मॉडुलस x माइनस 1 dx, ये क्लियर हो गया, ठीक है। देन यूजिंग a to b fx dx इक्वल टू a to c fx dx प्लस c to b f of x dx, ये क्लियर, ठीक है। तो देखो, कैन आई से दैट 0 to 4 मॉड्यूलस x माइनस 1 dx, ये इक्वल होगा, देखो इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, मतलब x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 1 आ रही है ना। मैं बोलूं 0 to 1 मॉडुलस x माइनस 1 dx प्लस 1 to 4 मॉडुलस x माइनस 1 dx, कुछ इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन में, ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो आपने कहा 0 और 1 के बीच में, यानी कि 1 से छोटा, तो जब x की वैल्यू 1 से छोटी है, जब x की वैल्यू 1 से छोटी है तो मॉडुलस की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, जब x 1 के या 1 से बड़ा है तो x की वैल्यू क्या, मॉडुलस की वैल्यू क्या है पॉजिटिव, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो अगर मैं 0 और 1 के बीच में बात करता हूं तो 1 से छोटा, तो ये किसके इक्वल होगा माइनस ऑफ x माइनस 1 dx, दैट इज 0 to 1, यस और नो। और प्लस 1 to 4, यहाँ क्या होगा पॉजिटिव x माइनस 1 dx, इसमें कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। डन। अब क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ 0 to 1, देखो माइनस को अगर ब्रैकेट के अंदर लेके जाओगे तो 1 माइनस x dx हो जाएगा,
और ये हो जाएगा 1 to 4 x माइनस 1 dx। ये भी क्लियर, ठीक है। अब जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x का क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2, और ओवरऑल क्या हो जाएगा 0 to 1। ये क्लियर। फिर x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, 1 का इंटीग्रेशन माइनस x 1 to 4। ये क्लियर हो गया सबको, ठीक है। अब देखो, अब अपर लिमिट अप्लाई करो तो x की जगह 1 माइनस 1 बाय 2 कुछ ऐसा होगा। लोअर लिमिट तो 0, ये तो सीधा 0 कर दो, प्लस अपर लिमिट अप्लाई करो 4 स्क्वायर लिखो सीधा 16 बाय 2, फिर x की जगह 4 माइनस 4 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट में क्या हो जाएगा 1 बाय 2 और माइनस 1। ये क्लियर हो गया, ठीक है। 1 माइनस 1 बाय 2 कितना हो जाएगा 1 बाय 2, प्लस 2 8 जा 16, 8 माइनस 4 कितना हो जाएगा 4, हाफ माइनस 1 क्या होगा माइनस हाफ, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1 बाय 2। ये क्लियर। अब देखो 1 बाय 2 प्लस 4 प्लस 1 बाय 2, यहां से एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 2, तो ये हो जाएगा 1, 2 4 जा 8 प्लस 1, 9 प्लस 1 कितना हो गया 10 बाय 2 एंड इट इज इक्वल टू 5। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर होगी कहानी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व द इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करो पहले एक बार ट्राई। अब देखो कैसे इस क्वेश्चन में आप आगे बढ़ोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारी कोशिश क्या होती है डी बाई डी एक्स को सेपरेट करने की। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो पहले आप ये देखो, दिस इज द इक्वेशन, राइट, दिस इज द इक्वेशन। अब ये प्लस वाली टर्म को मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया तो ये माइनस ऑफ दिस ऐसे कुछ हो जाएगा, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के क्या हो गया डिवाइड, यहाँ क्या हो गया डिवाइड। अब आप देखो ये सेपरेट नहीं हो सकता, इसको आप सेपरेट नहीं कर सकते। पहले तो ये चीज क्लियर हो रही है, ठीक है। दूसरी चीज आप ये देखो कि dx, देखो क्या मैं इसको सेपरेट करके ऐसे ले सकता हूँ माइनस एक्स बाय वाई प्लस वाई। भैया आपको पता है आप न्यूमरेटर को सेपरेट कर सकते हैं, लाइक माइनस एक्स बाय वाई प्लस में क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर बाय वाई, जो कैंसिल होके कुछ ऐसे बन जाएगा, हो जाएगा। इस माइनस को अगर मैं यहाँ शिफ्ट कर दूं तो ये क्या हो गया dx बाय dy प्लस एक्स इंटू 1 बाय वाई इक्वल टू वाई, कुछ ऐसे ले सकता हूँ। अब कुछ याद आ रहा है dx के साथ x, कौन सी एक्सरसाइज का कंसेप्ट है 9.6 लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी dx बाय dy प्लस px इक्वल टू q। तो जो x का कोफिशिएंट है वो p है, तो मैं बोलूं p आपका 1 बाय वाई है, और q आपका क्या है, q आपका क्या होगा दैट इज y। ये क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। तो क्या ये चीज समझ में आ गई आपको कि भैया इसको आपने लिखा ये माइनस एक्स बाय वाई, जब यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होगा इट विल बी प्लस एक्स इंटू 1 बाय वाई, ठीक है। तो आपने इसको कंपेयर किया dx बाय dy प्लस px इक्वल टू q से, कंपेयर किया आपने, ठीक है। जब आप कंपेयर करोगे तो p आपका क्या होगा 1 बाय वाई और q आपका क्या होगा y। ये क्लियर हो गया, ये समझ में आ गया, ठीक है। तो p आपका क्या हो गया 1 बाय वाई और q आपका क्या हो गया y। सबसे पहला स्टेप क्या होता है हमारा फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अगर dx बाय dy है तो y के रिस्पेक्ट में होगा, तो क्या होगा e रेज टू पावर p dy, कुछ याद आ रहा है। और अगर यही होता है dy बाय dx तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है आपका e रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो p dy वैल्यू ऑफ p इज 1 बाय वाई, तो ये हो जाएगा e रेज टू पावर, देखो 1 बाय वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है log y, ये दोनों एंटी लॉग होते हैं, तो बेसिकली ये किसके इक्वल हो जाएगा ये y के इक्वल होता है, किसके इक्वल हो जाएगा y के इक्वल हो जाएगा। ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या होगा इस केस में x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्योंकि dx बाय dy है तो क्या होगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q dy, यही होता था प्लस c, राइट।
अब जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो आपका कितना है y, तो इसकी जगह y रखो। फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू y है, वैल्यू ऑफ q y थी, dy प्लस c, ये क्लियर हो गया, ठीक है। देन एक्स वाई तो एज इट इज हो गया, ये हो गया वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा वाई क्यूब बाई 3 प्लस ये, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस। क्लियर है, ठीक है। अब इसका और वाला पार्ट देखते हैं, ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अगेन सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स टी वाई माइनस वाई डी वाई इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो your differential equation is, this is the given differential equation, right? First of all पहले तो वही dy by dx को किस फॉर्म में लेके जा सकते हो, मैं माइनस को अगर यहाँ शिफ्ट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा y dx प्लस दिस हो जाएगा। इन दोनों टर्म से आप क्या कॉमन ले सकते हो dx, तो ये हो गया y प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ध्यान से देखो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, x यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, और ये dx यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये यहाँ शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा ये भी डिवाइड हो जाएगा। क्लियर हो गया स्टेप, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स। अब आपको पता है हम न्यूमरेटर को क्या कर सकते हैं सेपरेट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं सेपरेट। तो देखो ये हो गया y बाई एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स, ठीक है। अब अगर रूट के रिस्पेक्ट में इस x को लिखना हो, अगर मैं यहाँ पे रूट लगा दूं तो मैं इसको फिर ऐसे लिखूंगा एक्स स्क्वायर, बात तो भी रह जाएगी। अगेन न्यूमरेटर को आप क्या कर सकते हो सेपरेट, तो आपने लिखा एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स, ये क्लियर हो गया। एक्स स्क्वायर से आपका एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, देखो ऊपर नीचे डिग्री सेम है, यहाँ भी ध्यान से देखो ऊपर नीचे डिग्री क्या आ रही है सेम, तो ये कौन सी इक्वेशन लिख रही है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ में आ रहा है कुछ, दिस इज द कांसेप्ट ऑफ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये क्लियर हो गया, ठीक है। इसमें y बाय एक्स को हम क्या लेंगे v, कुछ ऐसे ही करते थे। तो आपने कहा भैया ये तो होमोजीनियस, और अगर डाउट हो रहा तो आपको बताया हुआ है, या ये आपका क्या है एफ ऑफ एक्स वाई हो जाएगा। तो जब आप एफ ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई निकालोगे तो वो भी किसके इक्वल आएगा एफ ऑफ एक्स वाई, पर डिग्री सेम है तो आपको पता लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, ये क्लियर हो गया। दिस इज द केस ऑफ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब हम क्या करेंगे पुट वाई इज, अगर देखो डी वाई है ना तो पुट y इक्वल टू वी एक्स, अगर ये होता है डी एक्स बाई डी वाई तब क्या करते पुट x इक्वल टू वी वाई, ये तो क्लियर है। वरना मेजोरिटी में आपको क्या मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स, ये क्लियर हो गया। तो आपने कहा पुट y इक्वल टू वी एक्स, ठीक है। तो y बाई एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा v, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, चले आगे, ठीक है। आगे देखो, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, जैसे आप इसको डिफरेंशिएट करोगे फर्स्ट फंक्शन या सेकंड फंक्शन, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन इज एज सच एज डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होगा, प्लस सेकंड फंक्शन इज एज सच एज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो क्या हो जाएगा dv बाई dx। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें, ठीक है। अब देखो तो कहने लगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी इंटू वन, तो हो गया v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स, ये क्लियर हो गया, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब जो आपकी इक्वेशन 1 है, जो आपकी इक्वेशन 1 है वो आप डी वाई बाई डी एक्स की जगह तो ये वैल्यू पुट कर दोगे जो आई है, क्या आई है v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, यही है ना। और जहां y बाई एक्स है उसकी जगह क्या पुट कर दोगे v, और इसकी जगह क्या हो जाएगा, तो बेसिकली देखो क्या हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू v प्लस रूट 1, और y बाई एक्स का मतलब v स्क्वायर है तो v स्क्वायर, ये समझ में आ रहा है। v से v आपका डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखो अब ये तो सेपरेट हो जाएगा, सेपरेट कैसे, ये हो गया dv, ये समझ में आ रहा है आपको, ये क्या हो गया dv, राइट। अब ये हो गया आपका dv और ये हो गया आपका x इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू रूट 1 प्लस वी स्क्वायर, ये क्लियर हो गया। इसको मैं इधर शिफ्ट कर दूं, इसको इधर लेके आऊं तो कुछ ऐसे ही बनेगा ना dv अपॉन रूट 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू dx बाई एक्स। एट द एंड ऑफ द डे होमोजीनियस को भी आपको किस कंसेप्ट में लेके जाना होता है 9.4,
सेपरेटिंग द वेरिएबल। और ये जो कंसेप्ट आप लगाते हो y बाय एक्स इक्वल टू बी, वो इसीलिए करते हैं ताकि लास्ट में जाके हमारा ये क्या हो जाए, सेपरेट। फिर आपको इसको क्या करना होता है, इंटीग्रेट करना। क्लियर हो गया यहाँ तक सारी चीजें? तो जो बात मैंने बताई कि क्वेश्चन 1 में जब आप वैल्यू पुट करोगे तो ये कुछ इस तरह से वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो देखो y से आपका y कैंसिल हो जाएगा, y से आपका y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। देन तो देखो ये हो गया आपका x dv बाई डी एक्स इक्वल टू रूट 1 प्लस वी स्क्वायर। इज इट क्लियर? ठीक है, तो देखो ये dx इसको इंटू 1 कर लेते हैं, कर सकता हूं मैं। तो dx इंटू 1 क्या हो गया, dx, ये मल्टीप्लाई यहाँ क्या हो गया, डिवाइड, ये क्लियर। और रूट 1 प्लस एक्स वाई स्क्वायर डीवी के पास, यानी कि ये v फैमिली और x फैमिली की सेपरेट हो। अब दोनों को क्या करोगे, इंटीग्रेट। अब ये जो कंसेप्ट है, कौन सा इंटीग्रेशन फॉर्मूला बन रहा है, dx अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कह लो, तो किसके इक्वल होता है, लॉग ए प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कुछ याद आ रहा है, आ रहा है कुछ याद? ठीक है, जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे व्हाट वी विल हैव, लॉग ए यहाँ पर क्या है आपका 1, मैंने शायद उल्टा लिख दिया, लॉग 1 प्लस एक्स। हाँ जी, नहीं मैंने उल्टा लिख दिया, ये लॉग एक्स प्लस होता है। क्या होता है, लॉग एक्स प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स। यही कह रहे हो ना, लॉग एक्स होता है। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लॉग एक्स ही होता है। ठीक है, तो देखो भैया डी एक्स डीवी अपॉन रूट क्या था आपका, 1 प्लस वी स्क्वायर। 1 का मतलब हो गया 1 स्क्वायर प्लस हो गया वी स्क्वायर, ये यहाँ पर आपका एक्स है। फॉर्मूला क्या होता है, लॉग एक्स प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस वी स्क्वायर। ये समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो जब आपने कहा लॉग एक्स, तो एक्स यहाँ पर क्या है, वी। एक्स यहाँ पर क्या है आपका, वी। ये चीज समझ में आ रही है? तो लॉग एक्स प्लस रूट वी स्क्वायर प्लस 1, समझ में आ गया? इक्वल टू क्या हो गया आपका, लॉग एक्स प्लस सी। लॉग एक्स प्लस सी, मैं जो चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो चीज समझ में आ रही है आपको? मैंने क्या कहा आपको कि भैया ये जो फॉर्मूला है आपका, ये इस तरह से है, डी एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, जो किसके इक्वल होता है, लॉग एक्स प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यस और नो? ये क्लियर हो गया? तो यहाँ पर जो x है आपका, वो आपका क्या है, v। तो जहां पर x है वहां पर आ जाएगा v, तो ये हो गया log v, ये x है। प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डजंट मैटर। ये भी क्लियर हो गया? ठीक है, इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x, और प्लस में क्या लिखा आपने, logs। ये क्लियर हो गया? अब क्लियर है? ठीक है, चलो जी, अब जब आप इसको सॉल्व करोगे, log m प्लस log n होगा log mn। We know that log m इक्वल टू, अगर log n है तो मैं इसको बोलूंगा m इक्वल टू n, तो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू दिस वन। ये क्लियर होगी? ठीक है, तो फाइनली क्या हो जाएगा, b प्लस रूट बी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू सी एक्स होगा इसके इक्वल। ठीक है, अब b किसके इक्वल था, y बाई एक्स। v किसके इक्वल था, y बाई एक्स के। यू कैन सी दैट v इज इक्वल टू y बाई एक्स। तो v की जगह आप क्या पुट कर दोगे, y बाई एक्स प्लस वी स्क्वायर का मतलब वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे व्हाट वी विल हैव, देखो एक्स स्क्वायर इंटू 1 क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, एक्स, इक्वल टू क्या हो गया, सी एक्स। एक्स यहाँ से एलसीएम आ जाएगा, जो एक्स आपका एलसीएम आएगा वो यहाँ आएगा, तो क्या हो जाएगा, सी एक्स स्क्वायर। एंड दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर हो गया? ठीक है,